तो आज हम सब मिलकर एक बड़ी ही दिलचस्प जासूसी करने वाले हैं। मिशन क्या है? मिशन है जीवन के उस एक असली संकेत को खोजना जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करता है। तो चलिए इस खोज को शुरू करते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना भाई। एक बिल्ली है, वो सांस लेती है या घूमती फिरती है, और एक कार, वो ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं ना, ये एक उलझी हुई पहेली बन जाती है। तो आखिर आखिर वो कौन सी चीज़ है जो जीवन को, मतलब लाइफ को डिफाइन करती है? तो चलिए सबसे पहले उन मोटे मोटे फर्कों को देखते हैं जो हम सब जानते ही हैं। जैसे कोई सजीव चीज है, मान लीजिए एक पौधा, वो अंदर से बढ़ता है अपनी कोशिकाओं को बांटकर। वो धूप की तरफ मुड़कर एक तरह से प्रतिक्रिया देता है और बीज पैदा करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। अब दूसरी तरफ एक बेजान चीज ले लीजिए, जैसे नमक का क्रिस्टल। वो भी बढ़ता है, लेकिन बाहर से परतें जमा करके। उसमें न कोई प्रतिक्रिया होती है, ना ही वो अपनी नस्ल बढ़ा सकता है। तो ठीक है, ये हमारी जांच का एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। चलिए अब इस जांच पड़ताल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के पास ना जीवन को पहचानने के लिए एक तरह की चेकलिस्ट होती है, और यही वो सुराग हैं जो हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने वाले हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है सजीव चीजें जो कोशिकाओं से बनी हैं, अंदर से बढ़ती हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकती है, और सबसे जरूरी, उन्हें लगातार एनर्जी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है निर्जीव चीजें जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो हमारी जांच का पहला बड़ा सुराग क्या मिला? ये कि जीवन की अपनी एक खास बनावट और एक खास व्यवहार होता है। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। तो मतलब सबसे जरूरी बात ये निकल कर आई कि किसी भी चीज को जीवित कहलाने के लिए उसे इन सारे पैमानों पर खरा उतरना होगा। ये सिर्फ हिलने डुलने या बड़े होने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं से बना होना, शरीर के अंदर एक संतुलन बनाए रखना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में होम्योस्टैसिस कहते हैं, और हाँ, एक प्रजाति के तौर पर समय के साथ विकसित होना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। तो ये एक काफी सख्त चेकलिस्ट है ना? अच्छा, तो अभी तक हमने ये देखा कि सजीव प्राणी क्या करते हैं, लेकिन अब हम उस बड़े सवाल पर आ रहे हैं कि वो ये सब कैसे करते हैं। तो चलिए अब जरा सतह के नीचे झांकते हैं और जीवन की असली मशीनरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज को चलने के लिए ईंधन तो चाहिए ही। चाहे वो एक पौधा हो जो धूप से अपना खाना बना रहा है, या फिर कोई जानवर जो किसी और को खा रहा है। हर कहानी की शुरुआत होती है पोषण से, मतलब एनर्जी का कोई सोर्स हासिल करने से। लेकिन सिर्फ कच्चा ईंधन मिलना ही काफी नहीं होता। उस ईंधन को एक ऐसे रूप में बदलना पड़ता है जिसे शरीर इस्तेमाल कर सके। और यहीं पर काम आता है श्वसन का, यानी रेस्पिरेशन का। ये वो प्रक्रिया है जो खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें छुपी हुई एनर्जी को, आप कह सकते हैं, अनलॉक करती है। और इस पूरी प्रक्रिया से क्या बनता है? इससे बनती है जीवन की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे एक छोटी सी पूरी तरह से चार्ज्ड बैटरी की तरह समझ सकते हैं। यही वो पावर है जो हमारे बढ़ने, हिलने, सोचने, मतलब जीवन के हर एक काम को मुमकिन बनाती है। तो अब तक हमने क्या समझा कि जिंदा रहने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, ईंधन लेना। दूसरा, उसे पावर में बदलना। और तीसरा, उस पावर को एटीपी नाम की छोटी छोटी बैटरियों में स्टोर करना। ठीक है, तो हमने ईंधन देख लिया, उसे पावर में बदलने का तरीका देख लिया, और एनर्जी की बैटरी भी देख ली। अब वक्त आ गया है उस एक प्रक्रिया का पर्दाफाश करने का जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। यह है जीवन का असली धड़कता हुआ इंजन। और उस इंजन का नाम है मेटाबॉलिज्म। हिंदी में कहें तो चयापचय। अब ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि एक जीव के अंदर हर पल, हर सेकंड होने वाली हजारों केमिकल रिएक्शंस का जोड़ है। और असल में यही वो रिएक्शंस हैं जो किसी को जिंदा रखती हैं। मेटाबॉलिज्म के 2 मेन पहलू हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम करते हैं। पहला है कैटाबॉलिज्म, जिसका सीधा सा मतलब है चीजों को तोड़ना। जैसे हमारा शरीर खाने को पचाकर उससे एनर्जी निकालता है, वही एटीपी वाली एनर्जी। और दूसरा है एनाबॉलिज्म, यानी चीजों को बनाना। ये उसी एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करके शरीर के लिए जरूरी चीजें बनाता है, जैसे नए प्रोटीन या नई कोशिकाएं। तो ये तोड़ने और बनाने का एक लगातार चलने वाला डांस है जो शरीर के अंदर चलता रहता है। तो ये पूरा एनर्जी का फ्लो काम कैसे करता है, इसे देखते हैं। पहला कदम, खाने के जरिए जटिल मॉलिक्यूल्स शरीर के अंदर आते हैं। दूसरा कदम, कैटाबॉलिज्म इन्हें तोड़ता है और इससे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी की शक्ल में पकड़ लेता है।
और फिर आता है तीसरा कदम, एनाबॉलिज्म। उसी एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत करने में करता है। तो असल में यही है जीवन का इंजन, तोड़ने से मिली एनर्जी का इस्तेमाल बनाने में करना। ये एक कभी ना रुकने वाला साइकिल है। तो ऐसा लगता है कि हमें हमारी जांच का जवाब मिल ही गया। वो एक प्रक्रिया जो जीवन को सही मायने में परिभाषित करती है, वो है मेटाबॉलिज्म। लेकिन हर अच्छी थ्योरी की तरह इसे भी एक आखिरी और सबसे मुश्किल कसौटी पर परखना तो बनता है। और ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है। जैसा कि ये स्रोत भी कहता है, मेटाबॉलिज्म को जीवन का सबसे मौलिक मानदंड माना जाता है। इस बारे में जरा सोचिए, एक मृत शरीर में भी कोशिकाएं और डीएनए तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म, उसका वो अंदरूनी इंजन बंद हो चुका होता है। और यही असली फर्क है। तो अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर मेटाबॉलिज्म ही जीवन की अंतिम परीक्षा है, उसकी असली पहचान है, तो फिर वायरस क्या हैं? क्या वो सजीव हैं या निर्जीव? ये सवाल जीव विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। और यहीं पर सारा विरोधाभास छिपा है। देखिए, वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, वो समय के साथ विकसित भी हो सकते हैं। ये दोनों ही जीवन के संकेत हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। वो खुद से एनर्जी नहीं बना सकते। तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? वो किसी जिंदा कोशिका के मेटाबॉलिज्म वाले इंजन को ही हाईजैक कर लेते हैं। वो खुद कुछ भी नहीं करते। और यहीं आकर हमारी ये पूरी जांच एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म होती है। अगर जीवन की परिभाषा ये है कि उसका अपना एक आंतरिक इंजन हो, यानी मेटाबॉलिज्म हो, तो क्या कोई ऐसी चीज जो जिंदा रहने के लिए दूसरे के इंजन को ही हाईजैक कर ले, उसे सच में जिंदा कहा जा सकता है? ये सवाल हमें सजीव और निर्जीव के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है। वाकई में सोचने वाली बात है ना?